नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, आई सर्व्ड द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इन दैट आवर ऑफ आवर नेशंस नीड। यूपीएससी की ये तैयारी भी एक तरह से आपके लिए आवर ऑफ नीड है। ये वो समय है जब आप ज्ञान, चरित्र और विश्लेषण क्षमता मतलब एनालिटिकल स्किल्स का निर्माण करते हैं। आज तारीख है 3 अगस्त 2025 और हम रोज की तरह यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स का गहन विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, और ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेंस परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर 1, 2 और 3 के कई अहम टॉपिक्स को कवर करेगा। सुनने वालों को इससे मुद्दों की गहरी समझ मिले भी, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स यानी दृष्टिकोण पता चलेंगे और परीक्षा के लिए ज़रूरी तथ्य और एनालिसिस मिलेगा। बिल्कुल। तो आज हम किन अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे जीएस पेपर 2 के टॉपिक से, जिसमें शासन, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शामिल हैं। फिर हम जीएस पेपर 3 पर आएंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दे होंगे। और आखिर में जीएस पेपर 1 के तहत भारतीय समाज से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस पेपर 2 के पहले टॉपिक से। ये पीएम किसान योजना से जुड़ा एक हालिया विवाद है। हाँ, पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये योजना क्या है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, पीएम किसान एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी इसका 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। इसके तहत जो भी एलिजिबल किसान परिवार हैं, उन्हें साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये पैसा 3 बराबर किस्तों में मतलब 2,000 रुपए हर बार सीधे उनके बैंक खातों में जाता है। इसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। और इसके लिए ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर करवाना अनिवार्य है। अच्छा, और हालिया विवाद किस बात पर था? वो संडे को बैंक खोलने वाली बात। जी, हुआ ये कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस ने एक निर्देश जारी किया कि 3 अगस्त 2025, जो कि संडे था, उस दिन पब्लिक सेक्टर बैंकों को खुला रखा जाए। वजह थी योजना की 20वीं किस्त जारी करना। प्रधानमंत्री जी ने इसे वाराणसी से जारी भी किया। तो सरकार का उद्देश्य क्या था इसके पीछे, मतलब संडे को बैंक खुलवाने के पीछे? देखिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो लोगों तक समय पर पहुंचे, इसमें कोई देरी न हो। इसका एक राजनीतिक महत्व भी है। जाहिर है, किसानों का समर्थन हासिल करना। और प्रशासनिक नजरिए से देखें तो ये डीबीटी सिस्टम की सफलता और सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी प्रशासनिक दक्षता को भी दिखाता है। एक तरह से सरकार आउटकम यानी नतीजे को प्रोसेस यानी प्रक्रिया से ज्यादा महत्व दे रही थी। इसे आप गुड गवर्नेंस, सुशासन के सिद्धांता और पॉलिटिकल इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन इस पर बैंक यूनियनों ने आपत्ति जताई, जैसे यूएफबीयू और एआईबीए। हाँ बिल्कुल, बैंक यूनियनों ने कई अहम सवाल उठाए। पहला, उन्होंने इसकी कानूनी वैधता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि आरबीआई या सरकारी गजट में कोई औपचारिक अधिसूचना मतलब फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं थी, और ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का उल्लंघन हो सकता है। याद रखिए, एनआई एक्ट 1881 ही बैंकों की छुट्टियों आदि को रेगुलेट करता है। अच्छा, कानूनी पहलू के अलावा और क्या चिंताएं थीं? दूसरी बड़ी चिंता थी कर्मचारी कल्याण यानी एम्प्लॉय वेलफेयर की। यूनियनों ने कहा कि कर्मचारियों को लगातार 12 दिन काम करना पड़ रहा है। इससे उन पर जबरदस्त वर्कलोड बढ़ रहा है, उनकी मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है। दुखद है कि कुछ मामलों में आत्महत्याओं का भी जिक्र हुआ, और ये तब हो रहा है जब उनकी 5 डे वर्क वीक की मांग लंबे समय से लंबित है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। हाँ, ये तो विरोधाभास है। और पब्लिक सेक्टर बैंकों पीएसबीज पर बोझ की भी बात उठी थी। जी, यूनियनों ने कहा कि पीएसबीज पर पहले से ही बहुत बोझ है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि पीएसबीज में औसतन एक कर्मचारी पर 2100 ग्राहक हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों में ये अनुपात काफी बेहतर है। तो इस तरह के अचानक निर्देशों से सिस्टम पर और ज्यादा दबाव पड़ता है। तो ये एक तरह का सिस्टेमिक फ्रिक्शन या टकराव की स्थिति बन गई सरकार की मंशा और सिस्टम की क्षमता के बीच। सिस्टेमिक फ्रिक्शन का एक तरफ सरकार की कल्याणकारी महत्वाकांक्षाएं हैं, मतलब वेलफेयरिस्ट एम्बिशंस, और दूसरी तरफ संस्थानों की जैसे बैंकों की अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेड कैपेसिटी है। ये टॉप डाउन निर्देश मतलब ऊपर से आए आदेश और जमीनी हकीकत ग्राउंड रियलिटी के बीच का टकराव है।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पाइपलाइन है जिससे पानी भेजना है। अगर आप पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन पाइपलाइन पुरानी या कमज़ोर है, तो वो फट सकती है। यहाँ सरकार कल्याण का पानी तेज़ी से पहुँचाना चाहती है, लेकिन पाइपलाइन यानी पीएसबी का जो वर्कफोर्स है, वो ओवरलोडेड है। इससे पूरे डीबीटी इकोसिस्टम के लिए ही रिस्क पैदा हो जाता है। ये एनालॉजी अच्छी है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? एक संतुलित रास्ता? देखिए, ये घटना शासन के मॉडल पर सोचने को मजबूर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घोषणाओं को, मतलब अनाउंसमेंट्स को, संस्था निर्माण, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जरूरत है परामर्श की, कंसल्टेशन की। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों जैसे बैंक यूनियनों से बात करनी चाहिए। और सबसे जरूरी है पीएसबीज को मजबूत करना, उन्हें पर्याप्त स्टाफ देना, उनकी 5 दिन के हफ्ते जैसी जायज मांगों पर ध्यान देना। क्योंकि अगर हमें कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर डिलीवरी को सस्टेनेबल बनाना है, लंबे समय तक चलाना है, तो इंस्टीट्यूशनल हेल्थ यानी संस्थाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। संस्थाओं की मजबूती के बिना स्थायी विकास या कल्याण संभव नहीं है। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के सिद्धांतों से भी जोड़ा जा सकता है। चलिए, अब जीएस पेपर 2 के अगले अहम मुद्दे पर आते हैं। ये भारत के सामने अमेरिका और रूस को लेकर जो दुविधा है, उससे जुड़ा है। जी, ये काफी अहम जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मसला है। हुआ ये है कि 1 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह धमकी भी दी है कि अगर भारत रूस से तेल या सैन्य उपकरण, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदना जारी रखता है, तो उस पर और भी ज्यादा पेनाल्टीज यानी जुर्माने लगाए जा सकते हैं। और इसके पीछे ट्रंप प्रशासन का तर्क क्या है? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत भी अमेरिकी सामानों पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाता है, और दूसरा, भारत के रूस के साथ गहरे संबंध हैं, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। हाल ही में ट्रंप ने भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए डेड इकोनॉमीज जैसी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था, जो डिप्लोमेटिक तौर पर काफी तनाव पैदा करता है। ये सब एक तरह का भू राजनीतिक दबाव, जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है। ये जो टैरिफ हैं, ये सेक्शन 232 के तहत लगाए गए हैं कि या कोई और प्रावधान है? हाँ, इस तरह के टैरिफ अक्सर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 के तहत लगाए जाते रहे हैं। हालांकि इस स्पेसिफिक मामले में सटीक प्रावधान देखना होगा, लेकिन मकसद वही है, आर्थिक दबाव बनाना। तो इस पर भारत का रुख क्या रहा है? भारत ने कैसे जवाब दिया है? भारत ने इस पर बहुत दृढ़ रुख अपनाया है, जिसे हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता कहते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति और आर्थिक फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से लेगा, किसी बाहरी दबाव में नहीं। इसीलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया है, जिसके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में भी इस पर बयान दिया था। जी बिल्कुल, पीयूष गोयल जी ने संसद में जवाब देते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि IMF के अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ रही है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 2.0%। भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उनका संदेश साफ था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और वो ऐसे दबावों के आगे झुकेगा नहीं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी का आह्वान भी किया है। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की आर्थिक चुनौतियां तो होंगी। ये जो 25% टैरिफ लगा है और तेल खरीदने पर पेनल्टी की धमकी है, इसका क्या असर पड़ सकता है? चुनौतियां तो हैं और गंभीर हैं। पहला, अगर रूस से तेल खरीदने पर वाकई कोई बड़ी पेनल्टी लगती है या हमें महंगा तेल खरीदना पड़ता है, तो हमारा तेल का बिल 9 से 11 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। दूसरा, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। कैट का मतलब है कि हम जितना सामान और सेवाएं आयात कर रहे हैं वो निर्यात से ज्यादा है। कैरेज जैसी रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि कैट बढ़कर जीडीपी का 0.9% तक पहुंच सकता है। और कैट बढ़ने का असर रुपये और सरकार के खजाने, मनी फिस्कल पोजीशन पर भी तो पड़ेगा। बिल्कुल, कैट बढ़ेगा तो रुपये पर दबाव आएगा, वो कमजोर हो सकता है। इससे आयात और महंगा हो जाएगा। सरकार की फिस्कल पोजीशन यानी राजकोषीय स्थिति पर भी दबाव बढ़ेगा। अनुमान है कि इसका असर भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। लगभग 0.1% से 0.4% तक की कमी आ सकती है। कुछ खास सेक्टर्स पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जैसे रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़ा उद्योग,
टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के लिए भी तो ये मुश्किल स्थिति होगी। हाँ, आरबीआई के सामने एक दुविधा, एक डिलेमा खड़ा हो जाएगा। एक तरफ अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरें घटाने का दबाव हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर रुपया कमजोर हो रहा है और विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लो, तो उसे रोकने के लिए शायद ब्याज दरें बढ़ानी पड़े। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है। तो इस पूरी कहानी में रूस वाला एंगल कितना महत्वपूर्ण है? मतलब हम रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से बहुत कम, शायद 0.2% से भी कम तेल आयात करता था। लेकिन युद्ध के बाद स्थिति बदल गई। अब रूस से हमारा तेल आयात कुल आयात का लगभग 35-40% हो गया है। 0.2% से 35-40%, ये तो बहुत बड़ा जंप है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटी, यानी आर्थिक व्यावहारिकता। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस हमें काफी रियायती दरों पर, डिस्काउंटेड रेट्स पर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल दे रहा है। भारत के लिए ये अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरीका है। साथ ही सस्ता तेल मिलने से महंगाई, इन्फ्लेशन को काबू में रखने में भी मदद मिलती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत की कुछ बड़ी रिफाइनरीज जैसे रिलायंस और नायारा एनर्जी इस रूसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके उसके बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे डीजल और पेट्रोल को यूरोप और अन्य देशों में निर्यात भी कर रही हैं। अच्छा, तो ये पूरा मामला काफी जटिल है। इसमें भू राजनीति, अर्थशास्त्र, ऊर्जा सुरक्षा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालें? निष्कर्ष यह है कि ये स्थिति भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की असली परीक्षा है। क्या भारत बाहरी दबावों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को साथ पाता है? दूसरी बात, ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है। ये हमें मजबूर करेगा कि हम अपनी आंतरिक आर्थिक मजबूती, इंटरनल इकोनॉमिक रेजिलियंस पर और ज्यादा ध्यान दें। हमें इस चुनौती को अवसर में बदलना होगा, लेकिन साथ ही हमें प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद के जाल में फंसने से भी बचना होगा। मतलब अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दुनिया से कट जाए और इनएफिशिएंट हो जाए। सही कहा। आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कटना नहीं, बल्कि दुनिया के साथ बराबरी के स्तर पर जुड़ना है। चलिए, अब जीएस पेपर 2 के अगले मुद्दे पर चलते हैं, जो महिला सुरक्षा से जुड़ा है, खासकर उड़ीसा के एक हालिया मामले के संदर्भ में। जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील और दुखद मामला है। ओडिशा के पुरी जिले में एक 15 साल की लड़की की हाल ही में मृत्यु हो गई। वो 75% तक जल चुकी थी और दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा था। इस मामले में जो शुरुआती खबरें आईं और बाद में पुलिस और लड़की के पिता ने जो बयान दिए कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है, उनमें काफी विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्टिंग डिटेल्स हैं। इस वजह से लोगों में काफी गुस्सा है, पब्लिक आउटरेज है और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। हाँ, और इस तरह की घटनाओं के बाद अक्सर राज्य सरकारें कुछ कदम उठाती हैं। ओडिशा सरकार ने भी कुछ पहल की है, जैसे शक्तिश्री। जी, ओडिशा में पहले भी गोपालपुर और बालासोर जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। उनके बाद और इस हालिया घटना के संदर्भ में राज्य सरकार ने कुछ नीतिगत कदम उठाए हैं। इसमें एक है शक्तिश्री पहल। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए विशेष सेल बनाए जाएंगे। शक्ति अपा नाम से महिला मेंटर्स होंगी, एक मोबाइल ऐप भी होगा और POSH एक्ट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। POSH ये क्या है? POS एक्ट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम का कानून। सरकार ने सभी संस्थानों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार ने पिंक जोन बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। ये ऐसे सुरक्षित क्षेत्र होंगे जहां महिलाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और महिला कैडर की तैनाती होगी। ये पहले सुनने में तो अच्छी लगते हैं, लेकिन क्या इनसे जमीनी स्तर पर फर्क पड़ेगा, खासकर जब पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हों? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जब संस्थाओं, खासकर पुलिस के बयानों में बार बार बदलाव आता है तो उनकी विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो जाता है। इसे ट्रस्ट इरोजन कहते हैं, विश्वास का क्षरण। जब लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कम होता है तो अपराधों की रिपोर्टिंग पर भी एक चिलिंग इफेक्ट, माने एक नकारात्मक असर पड़ता है। लोग रिपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में आप कितनी भी अच्छी नीतियां बना लें, उनकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। संस्थागत अखंडता, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना होगा।
कानूनी उपायों के साथ साथ सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज पर भी काम करना होगा, जिसकी बात हम शायद आगे जीएस पेपर 1 के सेक्शन में और विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो ये महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि संस्थागत भरोसे और सामाजिक सुधारों से भी जुड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत की डायस्पोरा नीति, मतलब विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी नीति। इसमें अमेरिका और आयरलैंड के दो अलग-अलग उदाहरण सामने आए हैं। जी, ये दिखाता है कि भारत की डायस्पोरा नीति अब कितनी परिपक्व, मैच्योर हो गई है। वो अलग-अलग देशों में बसे भारतीयों की अलग-अलग ज़रूरतों को समझती है। इसके दो ट्रैक दिखते हैं। एक तरफ अमेरिका में सर्विस डिलीवरी पर फोकस है, तो दूसरी तरफ आयरलैंड में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर। अमेरिका वाला मामला क्या है? वो डलस में नया सेंटर खुलने की बात। हाँ, अमेरिका के डालस टेक्सास में भारत सरकार ने एक नया इंडियन कॉन्सुलर एप्लीकेशन सेंटर यानी ICAC खोला है। ये देश भर में खुलने वाले 9 ऐसे नए सेंटरों में से एक है। यहाँ भारतीय डायस्पोरा को कई तरह की कॉन्सुलर सेवाएं मिलेंगी, जैसे पासपोर्ट बनवाना, वीजा लेना, OCI कार्ड बनवाना वगैरह। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ये दिखाता है कि सरकार अब सिटीजन सेंट्रिक, नागरिक केंद्रित और सर्विस ओरिएंटेड, सेवा उन्मुख नीति की तरफ बढ़ रही है। और आयरलैंड वाला मामला, वहां सुरक्षा को लेकर चिंता क्यों है? आयरलैंड में डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षा सलाह, सेफ्टी एडवाइजरी, जारी की है। उन्हें सावधान रहने, सुनसान इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाल के दिनों में वहां भारतीय मूल के लोगों पर राष्ट्रीय हमले, रेशियल अटैक्स की घटनाएं बढ़ी हैं। चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, एक भारतीय AI वैज्ञानिक पर भी हमला हुआ। तो यहां दूतावास का फोकस नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये विदेश में बसे नागरिकों की सुरक्षा में दूतावासों की अहम भूमिका को दिखाता है। तो ये दो अलग-अलग देशों में दो अलग-अलग जरूरतें और उन पर आधारित भारत की प्रतिक्रिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत की डायस्पोरा नीति अब ज्यादा न्यूआंस्ड यानी सूक्ष्म और रिस्पॉन्सिव यानी उत्तरदायी हो गई है। वो डायस्पोरा की अनुभवों की यथार्थवादी समझ रखती है। ये एक तरह से सिटीजन फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का दावा पुख्ता करती है। चलिए, अब GS पेपर 2 के आखिरी टॉपिक पर आते हैं, महानदी जल विवाद। इसमें कुछ नया मोड़ आया है। जी, महानदी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन अब इसमें एक सकारात्मक मोड़ आता दिख रहा है। दोनों राज्यों ने इच्छा जताई है कि वो इस विवाद को ट्रिब्यूनल के बाहर आपसी बातचीत से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते हैं। महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल MWDT, जो इस मामले को देख रहा है, उसने भी दोनों राज्यों को बातचीत के लिए अतिरिक्त समय दिया है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उधर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। ये विवाद है क्या असल में? दोनों राज्यों के मुख्य तर्क क्या हैं? देखिए, ओडिशा निचला तटवर्ती राज्य है, यानी लोअर रिपेरियन स्टेट। उसका कहना है कि छत्तीसगढ़, जो कि ऊपरी तटवर्ती राज्य है, अपर रिपेरियन स्टेट, अपने यहाँ बांध और बैराज बनाकर नदी के बहाव को रोक रहा है, जिससे ओडिशा में पानी की कमी हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ का तर्क है कि उसके जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया में जो पानी है उस पर उसका अधिकार है और वो उसका इस्तेमाल अपने विकास के लिए कर रहा है। ये मूलतः रिपेरियन राइट्स यानी तटवर्ती अधिकारों का मामला है। और इसमें ये जो नया मोड़ आया है, बातचीत की पहल, इसमें राजनीति की क्या भूमिका है? क्या इसलिए कि केंद्र और दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसे पॉलिटिकल फेडरलिज्म कहा जा सकता है। क्योंकि केंद्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तीनों जगह अभी बीजेपी की सरकार है, तो शायद राजनीतिक स्तर पर समन्वय बनाना आसान हो गया है। ये लीगल फेडरलिज्म यानी कानूनी संघवाद, जहां ट्रिब्यूनल फैसला करता है, उससे थोड़ा अलग है। यहाँ केंद्र सरकार एक फैसिलिटेटर, एक सूत्रधार की भूमिका निभा सकती है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद का उदाहरण बन सकता है ना? जहां राज्य आपस में मिलकर समस्या सुलझाएं। हाँ, बिल्कुल। कंपैरेटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद, जहां राज्य आपस में होड़ करते हैं, उसके मुकाबले ये बेहतर स्थिति है। तो क्या हम उम्मीद करें कि ये विवाद अब सुलझ जाएगा? उम्मीद तो करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है और सहकारी संघवाद का अच्छा उदाहरण बन सकता है। लेकिन एक चेतावनी, अ वर्ड ऑफ कॉशन भी जरूरी है। हमें ये देखना होगा कि क्या ये समाधान सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि राजनीतिक समीकरण अभी अनुकूल हैं? क्या ये टिकाऊ समाधान होगा? जरूरत इस बात की है कि हमारे पास मजबूत गैर राजनीतिक संस्थाएं हों जो ऐसे विवादों को निष्पक्ष तरीके से सुलझा सकें, चाहे राजनीतिक हालात कुछ भी हों।
फेडरल ढांचे के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये जरूरी है। सही कहा। संस्थागत मजबूती हर जगह जरूरी है, चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हों या अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो ये थे जीएस पेपर 2 के अहम मुद्दे। अब हम रुख करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 की ओर, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट से जुड़े टॉपिक्स हैं। जी, और जीएस पेपर 3 का पहला टॉपिक जुड़ा है स्वदेशी और भारत की आर्थिक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा से। हाँ, प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वदेशी का आह्वान किया है, खासकर वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी दबाव के संदर्भ में। इसे भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य से भी जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, स्वदेशी का विचार भारत के लिए नया नहीं है, इसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसका फोकस आत्मनिर्भरता और खादी पर था। महात्मा गांधी ने तो स्वदेशी को स्वराज की आत्मा कहा था। लेकिन आज के जमाने में स्वदेशी का मतलब क्या है? क्या ये वही है जो 1905 में था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का स्वदेशी, जिसे मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखा जा रहा है, वो आइसोलेशनिज्म यानी दुनिया से कट जाना नहीं है। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसका मकसद है कि भारत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर अपनी निर्भरता कम करे, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने और बाहरी झटकों, एक्सटर्नल शॉक्स को झेलने की क्षमता विकसित करे, मतलब रेजिलिएंट बने। तो ये एक तरह का बैलेंस है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और साथ ही विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी को भी आकर्षित करना। एकदम सही। इसकी प्रकृति दोहरी है, ड्यूअल नेचर है। एक तरफ घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना है, तो दूसरी तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी बढ़ावा देना है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सौदा, जिसमें भारत में उत्पादन शामिल है, रेलवे की कवच प्रणाली या भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। लक्ष्य यह है कि भारत ग्लोबल वैल्यू चेन्स यानी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बने, लेकिन निचले स्तर पर नहीं, बल्कि हाई वैल्यू एडिशन वाले कामों में। ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये क्या होता है? ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है, उसके बनने की प्रक्रिया दुनिया के अलग अलग देशों में फैली होती है। कहीं डिज़ाइन होता है, कहीं पुर्जे बनते हैं, कहीं असेंबली होती है, कहीं मार्केटिंग। भारत चाहता है कि वो इस चेन में ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाए। समझ गए। तो निष्कर्ष के तौर पर स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या कहा जा सकता है? निष्कर्ष ये है कि आज के माहौल में ये एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, एक रणनीतिक ज़रूरत बन गया है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं, रोजगार बढ़ने की, इनोवेशन की और आर्थिक लचीलेपन की। लेकिन एक खतरा भी है। अगर इसे ठीक से लागू नहीं किया गया तो ये इनएफिशिएंट प्रोटेक्शनिज्म यानी अकुशल संरक्षणवाद में बदल सकता है, जिससे हमारी इंडस्ट्री आलसी हो सकती है और उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। इसलिए सही संतुलन साधना बहुत जरूरी है। घरेलू उद्योगों को सपोर्ट भी मिले और उन्हें ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार भी किया जाए। और इसकी सफलता का असली पैमाना होगा हमारा बढ़ता हुआ निर्यात, एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का मतलब अकुशलता नहीं होना चाहिए। चलिए अब जीएस पेपर 3 के अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो देश की सुरक्षा, खासकर सीमा सुरक्षा से जुड़ा है। जी, यहाँ हम दो अलग अलग तरह के खतरों की बात करेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर में पारंपरिक आतंकवादी निरोधक अभियान चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वी सीमा पर तकनीकी खतरे उभर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है? कौन से ऑपरेशंस चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार किनेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। किनेटिक मतलब जहां बल प्रयोग होता है। हाल ही में कुलगाम में ऑपरेशन अखल के तहत मुठभेड़ हुई। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, जो मई 2025 में हुए हमलों के जवाब में शुरू किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ा संदेश दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। ये डिटरेंस यानी निवारण का संदेश है। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ऑपरेशन महादेव में डिजिटल फॉरेंसिक की मदद ली गई आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए। और पूर्वी सीमा पर क्या हो रहा है? वो ड्रोन वाली घटना? हाँ, ये एक चिंताजनक डेवलपमेंट है। हाल ही में त्रिपुरा में, जो बांग्लादेश सीमा के पास है, एक मेड इन चाइना ड्रोन मिला है। ये एक खास तरह का ड्रोन है जिसके स्पेसिफिकेशंस की जांच बीएसएफ और पुलिस कर रही है। चिंता की बात यह है कि अब तक ड्रोन का खतरा मुख्य रूप से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से ज्यादा देखा जाता था। क्या ये खतरा अब डाइवर्सिफाई हो रहा है? क्या पूर्वी सीमा भी अब ड्रोन घुसपैठ का नया रास्ता बन रही है? ये हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पैराडाइम्स यानी सीमा सुरक्षा के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करता है। क्या इसमें किसी गठजोड़ मतलब नेक्सस या नए ट्रांजिट रूट्स के इस्तेमाल की आशंका है?
बांग्लादेश की अंदरूनी अस्थिरता का भी इसमें कोई रोल हो सकता है? ये सारे सवाल जांच का विषय हैं, लेकिन ये ड्रोन मिलना निश्चित रूप से खतरे के नए आयाम खोलता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक बड़ा चैलेंज है। तो इन दोनों तरह के खतरों को देखते हुए निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि भारत के सामने जो सुरक्षा खतरे हैं वो लगातार बने हुए हैं और इवॉल्व भी हो रहे हैं, मतलब अपना रूप बदल रहे हैं। इसलिए हमें भी अपनी रणनीतियों को लगातार अडैप्ट करना होगा, बदलते रहना होगा। एक हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी यानी समग्र रणनीति की जरूरत है, जिसमें काइनेटिक ऑप्स, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति सब शामिल हों। चीन का फैक्टर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर पूर्वी सीमा पर मिले ड्रोन के संदर्भ में। हमें अपने सब कन्वेंशनल थ्रेट मैट्रिक्स यानी पारंपरिक युद्ध से नीचे के स्तर के खतरों के पूरे ताने बाने का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। सब कन्वेंशनल थ्रेट मैट्रिक्स, इसे थोड़ा समझाएंगे? सब कन्वेंशनल थ्रेट का मतलब होता है ऐसे खतरे जो सीधे युद्ध की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं, जैसे आतंकवाद, घुसपैठ, साइबर हमले, ड्रोन का इस्तेमाल, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स वगैरह। इनका पूरा जो जाल है उसे समझना और उसका मुकाबला करना जरूरी है। सुरक्षा चुनौतियां वाकई जटिल और बहुआयामी है। अच्छा, अब जीएस पेपर 3 में ही रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक सकारात्मक खबर पर बात करते हैं, C-295 विमान कार्यक्रम। जी हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर, माइलस्टोन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को स्पेन से आखिरी यानी 16वां C-295 सैन्य परिवहन विमान मिल गया है और इसके साथ ही अब भारत में इन विमानों के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। अगले 40 विमान भारत में ही बनेंगे, जिन्हें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी टासल बनाएगी। ये C-295 विमान है क्या? इसकी खासियत क्या है? C-295 एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, मतलब ये सैनिकों और सामान को सीधे युद्ध क्षेत्र या मुश्किल इलाकों तक पहुंचाने के काम आता है। ये भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। इसकी खासियतें कई हैं। ये करीब 9 टन तक का पेलोड या 71 सैनिक या 50 पैराट्रूपर ले जा सकता है। इसे आसानी से मेडिवैक यानी मेडिकल एवैक्यूएशन रोल में बदला जा सकता है, जिसमें घायल सैनिकों को लाया जा सके। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्टोल कैपेबिलिटी यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये बहुत छोटी कच्ची हवाई पट्टियों से भी उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। इसकी एंड्योरेंस यानी हवा में रहने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और इसमें मेक इन इंडिया वाला कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है? ये टासेल वाली बात। ये एक हाइब्रिड अधिग्रहण मॉडल है। पहले 16 विमान सीधे स्पेन से आए और बाकी 40 भारत में बनेंगे। इसके लिए टासल ने वडोदरा, गुजरात में एक फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL स्थापित की है। ये भारत में निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित की गई पहली मिलिट्री एयरक्राफ्ट FAL है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें लोकलाइजेशन पर भी बहुत जोर है। इन विमानों में लगने वाले 13,000 से ज्यादा पुर्जे भारत में ही बनेंगे, जिसके लिए 37 भारतीय सप्लायर्स के साथ साझेदारी की गई है, जिनमें MSMEs और PSUs भी शामिल हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और रोजगार? जी हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT भी शामिल है। इससे भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम मजबूत होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, मतलब स्किल डेवलपमेंट भी होगा। एक और खास बात यह है कि इन विमानों पर भारत का अपना बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जाएगा, जिसे BEL और BDL जैसी सरकारी कंपनियों ने विकसित किया है। और ये भारत में बने विमान कब तक मिलने लगेंगे? पहला भारत निर्मित C-295 विमान सितंबर 2026 तक आने की उम्मीद है और सभी 40 विमान अगस्त 2021 तक वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम एक तरह से भविष्य के रक्षा सौदों के लिए एक मॉडल बन सकता है। बिल्कुल, ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के लक्ष्यों को एक साथ हासिल कर सकते हैं। ये रक्षा क्षेत्र में कंपटीशन और इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मतलब इससे जुड़ी कई और इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। ये सिर्फ विमान बनाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे लाइफ साइकिल इकोसिस्टम का निर्माण है, डिजाइन से लेकर मेंटेनेंस तक। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये वाकई एक बड़ा कदम है। चलिए अब एक और स्वदेशी तकनीक की बात करते हैं जो रेलवे सुरक्षा से जुड़ी है, कवच प्रणाली। जी, कवच। ये भारत की अपनी विकसित की हुई ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ATP का मतलब है ऐसी प्रणाली जो ट्रेनों को टकराने से बचाने में मदद करती है। हाल ही में कवच 4.0 को मथुरा कोटा सेक्शन पर चालू किया गया है।
ये भी आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी सफलता है। सरकार की योजना है कि अगले 6 सालों में इसे पूरे देश के रेल नेटवर्क पर लगाया जाए। ये कवच काम कैसे करता है? इसकी तकनीक क्या है? देखिए, ज्यादातर ट्रेन हादसे मानवीय भूल, ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, जैसे स्पैड यानी सिग्नल पास्ट एट डेंजर, मतलब रेड सिग्नल को अनदेखा कर देना, या फिर ओवर स्पीडिंग यानी तय गति से ज्यादा तेज चलाना। कवच इन स्थितियों में हादसों को रोकता है। ये एक एक्टिव सिस्टम है, मतलब ये सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद ही ब्रेक लगा सकता है। इसे सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4 यानी SIL4 का सर्टिफिकेशन मिला है। SIL4 सेफ्टी का बहुत ऊंचा स्तर माना जाता है, मतलब इसमें चूक की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इसके मुख्य कंपोनेंट्स हैं पटरियों पर लगे RFID टैग्स, स्टेशन पर लगा स्टेशन कवच यूनिट और ट्रेन के इंजन में लगा लोको कवच यूनिट। ये सब एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। ड्राइवर के केबिन में एक डिस्प्ले भी होता है जो इससे सिग्नल और स्पीड लिमिट की जानकारी देता है। ये कोहरे, फॉग जैसी स्थिति में खास तौर पर मददगार होता है। और इसका स्वदेशी होना क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, ये दिखाता है कि भारत अब सेफ्टी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यानी सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम तकनीक में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। दूसरा, ये आयातित ATP सिस्टम्स जो बहुत महंगे होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता है। अनुमान है कि ये विदेशी सिस्टम्स की कीमत का सिर्फ 1/4 या उससे भी कम है। तीसरा, इसे भारत में बहुत तेजी से विकसित किया गया है। दूसरे देशों को ऐसी तकनीक विकसित करने में कई साल लग गए। चौथा, इससे देश में ही स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। रेलवे कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसे इंजीनियरिंग के करिकुलम में भी शामिल किया जा रहा है। सरकार ने इसकी स्थापना की प्रगति के आंकड़े भी जारी किए हैं जो दिखाते हैं कि काम तेजी से चल रहा है। तो कवच भारतीय रेलवे के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये रेलवे सुरक्षा में एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बड़ा बदलाव है। मानवीय निर्भरता से हटकर तकनीक संचालित सुरक्षा संस्कृति, टेक ड्रिवन सेफ्टी कल्चर की ओर। इसमें ट्रेन टक्करों, कलिजन्स को काफी हद तक कम करने की क्षमता है और यह आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ उदाहरण है। सही है। तकनीक का सही इस्तेमाल वाकई बड़े बदलाव ला सकता है। तो ये थे GS पेपर 3 के कुछ अहम मुद्दे। अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो जनरल स्टडीज पेपर 1 से जुड़ा है, खासकर भारतीय समाज के एक अहम पहलू महिलाओं के खिलाफ अपराध के सामाजिक और नैतिक आयामों पर। जी, हमने पहले GS पेपर 2 में उड़ीसा वाले मामले की बात की थी। वो मामला सिर्फ एक कानूनी या राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि वो हमारे समाज के गहरे मुद्दों का प्रतिबिंब और रिफ्लेक्शन है। वो गहरे मुद्दे क्या हैं? क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मूल कारण, रूट कॉज, हमारे समाज की पितृसत्तात्मक संस्कृति, पेट्रियार्कल कल्चर में छिपा है। पितृसत्ता का मतलब है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पुरुषों का वर्चस्व होता है और महिलाओं को कमतर माना जाता है या नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। जब कोई घटना होती है तो अक्सर हमारी प्रतिक्रिया भी दोषपूर्ण होती है, फ्लॉड होती है। हम अपराधियों को सजा देने या उनकी मानसिकता बदलने के बजाय महिलाओं पर ही बंदिशें लगाने लगते हैं, उनकी पुलिसिंग करने लगते हैं। इससे विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़ित को ही दोष देने की मानसिकता और मजबूत होती है। तो जरूरत किस चीज की है? सिर्फ कड़े कानून बनाना काफी क्यों नहीं है? कानून जरूरी हैं, लेकिन काफी नहीं है। जरूरत है सामाजिक बदलाव की, सोशल चेंज की। हमें अपने समाजीकरण और सोशलाइजेशन के तरीकों को बदलना होगा, खासकर लड़कों और पुरुषों के। उन्हें बचपन से ही भावनात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन सिखाना होगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी, सम्मान, रिस्पेक्ट और सबसे जरूरी सहमति, कंसेंट का महत्व समझाना होगा। इसमें परिवार और शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें नॉर्डिक देशों जैसे उदाहरणों से सीखना चाहिए, जहां जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI काफी ऊंचा है और समाज ज्यादा बराबरी वाला है। और इस पूरे मामले के नैतिक आयाम, एथिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? कई नैतिक सवाल उठते हैं। पहला, सत्य बनाम विवरण का सवाल। संस्थाओं, खासकर पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सच सामने रखें, न कि अपनी सुविधा के हिसाब से कहानी बदलें। दूसरा, मीडिया और राजनीतिक नैतिकता का सवाल। क्या ऐसी घटनाओं को सनसनीखेज, सेंसेशनलाइज करना नैतिक रूप से सही है? क्या पीड़ित और उसके परिवार के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी नहीं दिखानी चाहिए? तीसरा, करुणा, कंपैशन का पहलू। पीड़ित के परिवार की गोपनीयता का सम्मान करना,
उन्हें राजनीतिक खींचतान का मोहरा बनने से बचाना, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो निष्कर्ष क्या है? इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे मिलेगा? निष्कर्ष यही है कि सिर्फ कानून और नीतियां बना देना अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। हमें अपने नजरिए, एटीट्यूड्स और सामाजिक मानदंडों, नॉर्म्स में मौलिक बदलाव, फंडामेंटल शिफ्ट लाना होगा। ये बदलाव घर से, स्कूल से, समुदाय से शुरू होना चाहिए। हमें पितृसत्ता को चुनौती देनी होगी, महिलाओं को वास्तव में सशक्त एम्पावर करना होगा। तभी वास्तविक सामाजिक प्रगति, रियल सोशल प्रोग्रेस संभव है। ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और नैतिक लड़ाई है। बिल्कुल, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा। अब समय है आज के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराने का, जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जी, तो आज के की टेकअवेज हैं। पीएम किसान योजना, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डीबीटी के जरिए 6,000 रुपए सालाना। हालिया विवाद, संडे को बैंक खोलने के निर्देश पर। यूएस इंडिया ट्रेड रॉस, अमेरिका द्वारा टैरिफ, भारत का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर, रूस से रियायती तेल आयात जारी, एनर्जी सिक्योरिटी। कवच सिस्टम, स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी प्रणाली, SIL 4 प्रमाणित, मथुरा कोटा सेक्शन पर चालू। C-295 एयरक्राफ्ट, टैक्टिकल एयरलिफ्टर, 16 स्पेन से मिले, 40 भारत में TASL द्वारा बनेंगे। मेक इन इंडिया। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, MWD, ओडिशा छत्तीसगढ़ विवाद, ट्रिब्यूनल के बाहर बातचीत की पहल। FSSAI आयुर्वेद आहार, FSSAI द्वारा आयुर्वेद आधारित खाद्य उत्पादों के लिए नए नियम। ये पॉइंट आउटलाइन में था, हमने चर्चा में शामिल नहीं किया, पर प्रीलिम्स के लिए नोट कर लें। ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन अखाल, JNK में चल रहे आतंकवाद निरोधी अभियान। डायस्पोरा प्रोग्राम्स, अमेरिका में IACA सेवा और आयरलैंड में सेफ्टी एडवाइजरी, सुरक्षा। ब्लू ओरिजिन पैसेंजर, अरविंदर सिंह बहल ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान से यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने, ये भी एक अतिरिक्त पॉइंट है। पिंगली वेंकैया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर, जिनकी जयंती हाल ही में मनाई गई। धन्यवाद। ये थे प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब बारी है मेंस मैराथन क्वेश्चन की। आज का सवाल पीएम किसान विवाद पर आधारित है। हालिया पीएम किसान किश्त वितरण विवाद भारत में कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रणालीगत घर्षण, सिस्टमैटिक फ्रिक्शन को उजागर करता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और शासन में दक्षता एवं कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। Critically analyze the recent PM Kisan installment disbursal controversy as highlighting systematic friction in the implementation of welfare schemes in India. Discuss the reforms needed to strengthen the direct benefit transfer (DBT) ecosystem and ensure a balance between efficiency and employee welfare in governance. हम सभी एस्पिरेंट्स को एनकरेज करते हैं कि इस सवाल का उत्तर लिखने का प्रयास करें। बिल्कुल। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहला सवाल, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कितनी राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है? A 5,000 रुपए, B 6,000 रुपए, C 7,000 रुपए, D 8,000 रुपए। ये तो आसान है। B 6,000 रुपए। सही जवाब। दूसरा सवाल, हाल ही में अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की? A 10%, B 15%, C 20%, D 25%। ये था D 25%। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP प्रणाली का क्या नाम है? A रक्षक, B सुरक्षा, C कवच, D प्रहारी। इसका नाम है C कवच। बहुत बढ़िया। चौथा सवाल, C-295 परिवहन विमानों का निर्माण भारत में कौन सी कंपनी करेगी? A हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, B भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, C टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TSL, D लार्सन एंड टूब्रो, L&T। ये करेगी C टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TSL। एकदम सही। आखिरी सवाल, महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? A ओडिशा और आंध्र प्रदेश, B ओडिशा और छत्तीसगढ़, C छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, D ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये है B
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। शानदार, पांचों जवाब सही। चलिए तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो विश्लेषण हमने किया, ये सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीजों को गहराई से समझना, उनके अलग अलग पहलुओं को देखना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आपको कोई पॉइंट समझने में दिक्कत हुई हो या आप इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो इस चर्चा को दोबारा जरूर सुनें। रेपिटेशन से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। आप चाहें तो विशेष सामग्री और अन्य लाभों के लिए हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे काम को समर्थन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने में मदद करेगा। तो इसी सकारात्मक और प्रेरक नोट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।